डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज़ में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भगवानपुर के एक निर्माणाधीन मकान में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। एईए से एक और बच्चे की मौत, अब तक मुजफ्फरपुर में मौत का आंकड़ा हुआ 8। और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने नगर विधायक पर कसा तंज, कहा शहर में नाव चलाने की आ गई है नौबत। मुजफ्फरपुर में एक युवक की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। युवक की पहचान 26 वर्षीय राहुल कुमार झा के रूप में हुई है। घटना सदर इलाके के भगवानपुर स्थित अलकापुरी वार्ड संख्या 6 की है। मृतक के गले पर फंदे के निशान भी मिले हैं और चेहरे और गर्दन पर जख्म है। राहुल अलकापुरी निवासी राजेंद्र झा का बेटा था और 2 दिनों से गायब था। मंगलवार की सुबह राहुल का शव एक निर्माणाधीन मकान से बरामद किया गया। शव मिलने की खबर आते ही मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर सदर पुलिस भी वहां पहुंच गई। तब तक वहां सैकड़ों लोग पहुंच चुके थे। मृतक राहुल के परिवार के लोग भी वहां आ गए थे। सबका रो रो कर बुरा हाल है। राहुल की बहन और पिता ने जब शव देखा तो दहाड़ मारकर रोने लगे, तो सबकी आंखें नम हो गई। हत्या के खिलाफ लोगों में आक्रोश फैलने लगा, लेकिन मौके पर पहुंचे सदर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र सिन्हा ने हालात को संभाला और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। परिजनों ने बताया कि राहुल ऑटो चलाता था और वह 2 दिनों से गायब था, पर लगातार उसकी तलाश कर रहे थे। लेकिन मंगलवार को उसका शव बरामद हुआ। उसके बाद पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। पुलिस शराब कारोबारियों के द्वारा हत्या का शक जाहिर कर रही है। फिलहाल आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगालने के साथ ही हत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस जुट गई है। सुबह में नहाया धोया, मेरी बेटी से थोड़ा बातचीत किया, उसके बाद सिगरेट एगो पिया चला गया। बोला कि गया दीदी खाना बना के रखिए, मैम रात में तक खाए। और उसके बाद दुकान हम बंद कर दिए। उस समय पापा बोले जाकर देखो, तो अभी तक राहुल नहीं आया। तो हम एगो छोटू नाम का लड़का वही है, उससे पूछे कि भाई के हमारे देख ले, तो बोला इन्ने गया। और उसके बाद से फिर दोबारा वापस नहीं आया। यही क्या हुआ आज? उसके बाद हम जब सुबह आए तो ये हमको बोला ऐसा ऐसा घटना हुआ। जब देखा गर्दन पर फजरी लगा के मार के फेंके हुआ। किसके घर में? इसी के बगल के घर में। अच्छा, क्या शक है? शक क्या आपको? हमको लगता है फजरी मार के कोई फेंक दिया, पिया खिया के सर। अच्छा, किसी की दुश्मनी लग रहा था उसको? दुश्मनी किसी से नहीं था सर, ऐसा कोई बात नहीं। क्या करता था वो? ऑटो चलाता था मेरा भाई। क्या नाम था उसका? राहुल कुमार। हम लोग आए हैं तो पता चला है कि एक डेड बॉडी यहाँ है। उसको हम लोग अभी पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। रिपोर्ट आएगा तो उसके बाद ज्ञात होगा कि क्या कारण हो सकती है। पहचान क्या हुई उसकी? भगवानपुर का ही है, मृतक भगवानपुर का ही है रहने वाला। स्कूल हाई स्कूल के बगल में रहते हैं वो। उनका घर है। इनका नाम राहुल कुमार है। उम्र सर? उम्र लगभग 26 साल। सर का प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? अभी प्रथम दृष्टया सर क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया अभी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। जांच करने के बाद ही बताया जा सकता है। किसी को नामजद भी किया उन्होंने? अभी तक अहियापुर पुलिस ने मंगलवार को छापेमारी कर बैरिया गोलंबर के पास से साइबर फ्रॉड गिरोह के शातिर हरियाणा के हिसार निवासी राकेश कुमार को दबोचा है। वहीं उसका साथी अशोक कार लेकर फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपित के पास से क्लोनिंग मशीन और 5 से अधिक एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं।
सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि बैरिया गोलंबर स्थित एक एटीएम के पास राकेश और अशोक की गतिविधि संदिग्ध दिखी। स्थानीय लोगों ने अहियापुर थाने को सूचना दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर राकेश को दबोच लिया, जबकि अशोक फरार हो गया। दोनों बैरिया स्थित एक होटल में रात से ठहरे थे। पुलिस ने होटल में भी छापेमारी की। वहां से इनके आधार कार्ड के अलावा पुलिस को कुछ विशेष हाथ नहीं लग सका। होटल में दोनों ने बताया था कि बंगाल जाना है, रात होने की वजह से रुक रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में राकेश ने बताया है कि उसका गिरोह हरियाणा से लेकर बंगाल तक साइबर फ्रॉड के वारदात को अंजाम देता है। एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर खाता में सेंधमारी करते हैं। राकेश ने पुलिस को बताया कि एक खाता से तब तक रुपए निकालता है जब तक उक्त खाता लॉक नहीं हो जाता है। वहीं उसने कहा कि एटीएम में क्लोनिंग डिवाइस चुपके से सेट करते हैं। वैसे एटीएम को चुनते हैं जहां गार्ड नहीं होता है। इसके बाद कोई भी रुपए निकालने आता है तो उसके कार्ड की डिटेल क्लोनिंग डिवाइस में सेव हो जाती है। इसके बाद एक मोबाइल ऐप से अपने मोबाइल में ट्रांसफर करता है, फिर उसका दूसरा कार्ड क्लोन कर तैयार करता है और रुपए की निकासी करता है। अब तक 2 दर्जन से अधिक खातों से 25 लाख से भी अधिक की राशि उड़ा चुका है। ये एटीएम वाले में आज सुबह अहियापुर थाना क्षेत्र में एक एटीएम में एक व्यक्ति पैसा निकाल रहे थे। उसी क्रम में 2 लड़के आए वहाँ पे और पैसा निकालने में उनको कुछ दिक्कत आ रही थी, तो सहयोग के लिए उनका एटीएम को मांग लिए और बोले कि हम बताते हैं इस कैसे पैसा निकलेगा। उस एटीएम को लेकर के चुपके से अपने हाथ में एक छोटा सा स्वैप मशीन रखे हुए हैं, उस मशीन में उनका एटीएम को स्वैप कर लिए। स्वैप करते हुए उसकी नज़र इस पे पड़ गई। वो व्यक्ति हल्ला करने लगा। हल्ला करने पे आसपास के लोग भी आए। इसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस तुरंत ही घटनास्थल पर गई। तब तक एक व्यक्ति भागने में सफल हो गया था, एक व्यक्ति को पकड़ा गया। इससे जब पूछताछ की गई तो इसने अपना नाम राकेश सिंह बताया। ये हिसार हरियाणा का रहने वाला है। इसका एक गिरोह है। ये लोग 4 बाइक से 4 व्हीलर लेकर के हरियाणा से चलते हैं और फिर पश्चिम बंगाल तक ये इस तरह का फ्रॉड करते हुए चले जाते हैं। एक बार में ये महीनों दिन के लिए निकलते हैं और कई एटीएम में भोले भाले लोगों को ये अपना शिकार बनाते रहते हैं। इनका डिटेल हमारे पास में आ गया है। इनके पास से कई एटीएम भी बरामद हुआ है जो भिन्न भिन्न लोगों का है। इसका सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। इनके विरुद्ध कांड दर्ज कर लिया गया है। इन्होंने अपने अन्य साथियों का भी नाम बताया है, उसके विरुद्ध भी पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। कोई और भी था जो फरार हुआ है ऐसा कुछ? हाँ, इनके साथ में और एक व्यक्ति थे और बताया गया इनके द्वारा कि एक ड्राइवर भी साथ में था जो कि 4 व्हीलर चलाता है। ये लोग मूल रूप से 2 लोग ही मिलकर के काम को करते हैं और इनके साथ में एक सहयोगी के रूप में ड्राइवर भी होता है जो इनका गाड़ी को चलाता है। ये लोग अपना शहर घूम करके कहीं कहीं पर ठहर जाते हैं और ठहर करके फिर एटीएम में जा करके लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। एसकेएमसीएच में भर्ती चमकी बुखार से पीड़ित एक और बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि इस साल अब तक कुल 8 बच्चों की एसकेएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो चुकी है, जिसकी जानकारी एसकेएमसीएच प्रशासन ने दी है। पारू के अखिलेश राय के 2 वर्षीय पुत्र सुभाष की इलाज के दौरान मौत हो गई। वह कुछ दिन पहले चमकी बुखार को लेकर एसकेएमसीएच में भर्ती था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। गौरतलब है कि एईएस के अब तक कुल 32 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 8 बच्चों की मौत हुई है। वहीं बाकी बच्चे ठीक होकर घर जा चुके हैं। केसेज बढ़ नहीं रहे हैं। चमकी बुखार में केसेज की संख्या बहुत कम आई है और पूरे अगर 6 जिला को मिला दिया जाए तो अभी तक 32 केस आया है और 32 केस में 8 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है। 20-22 बच्चे ऐसे हैं, 22-23 बच्चे ऐसे हैं जो कि स्वस्थ होकर के अपने घर लौटे हैं। तो चमकी बुखार को लेकर के बावजूद इसके कि अब टेम्परेचर और बारिश का मौसम है, टेम्परेचर भी सामान्य है, तो वैसे में हम समझते हैं कि जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में विभिन्न विभागों के अथक प्रयास के बाद चमकी बुखार पर नियंत्रण कर लिया गया है और ये बड़ा ही हर्ष और खुशी की बात है। नगर निगम के सभी दावों की कलई पहले ही बरसात में खुल गई। नगर निगम ने बरसाती पानी की निकासी के लिए बड़े दावे किए थे, लेकिन मानसून की पहली बारिश में शहर के अधिकांश इलाके डूब गए। कुछ घरों में पानी घुस गया।
बाजारों में जल जमाव का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि व्यापारी कह रहे हैं कि यहाँ नाव चला सकते हैं। प्री मानसून की बरसात के बाद अधिकारी अभी भी गंभीर नहीं दिखे, जिसे लेकर पूर्व नगर एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि शहर की नालियों की उड़ाही पर कोई काम नहीं किया गया, जिससे शहर भीषण जल जमाव की समस्या से जूझ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि उनके समय में तो लोग नकली नाव चलाते थे, पर अभी ऐसा लगता है कि शहर में असली नाव चलाने की जरूरत महसूस हो रही है। कुछ काम ही नहीं लोग किया है तो दावा किस बात का है? जो जल जमाव के लिए जो नाले बनाने थे उस पर ग्रहण लगा दिया है लोग, तो पानी निकलेगा कहाँ? इसलिए समस्या ये है कि जब तक आउटफॉल नाला नहीं बनेगा, जो योजना हम 200 करोड़ का दिए हैं, जो काम अभी लोगों ने राजनीति करके शिथिल कर दिया, आज वह बन गया होता तो उसका जल जमाव का जो हम लोग झेले अपने मंत्रित्व काल में और आज फिर हम लोग झेल रहे हैं, समझे ना। ये तो अभी बरसात, सावन, भादो अभी बाकी है, अभी तो आषाढ़ ही चढ़ा है। यह शहर इस बार जो लोग राजनीति किया है, यह शहर में अगर नाव नहीं चला, नाव से लोग कल्याणी और जहाँ तहाँ नहीं गए, तो हम जो है सो उन लोगों को वार्निंग दे रहे हैं कि अभी भी लोग संभल जाए, नहीं तो शहर में नाव चलाना पड़ेगा और नाव की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी। इन लोगों ने नगर निगम में पैसा रखा हुआ है 130 करोड़ रुपया, पर काम नहीं हो रहा है। सरकार नगर निगम ऑटोनॉमी बॉडी है, राजनीति का अखाड़ा लोगों ने बना दिया उसको। हम तो चुनाव हार गए, हम फिर भी हम बहुत कुछ बैठे बैठे सरकार को कह करके करा देते हैं, लेकिन जो नगर निगम के जो अधिकार जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नगर निगम का रिमोट कंट्रोल रखे हुए हैं, वो सब लोग जो मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, ये सब लोग लग भिड़ करके इस शहर को जल जमाव से बचाए। गोरखपुर के चर्चित डॉक्टर कफील खान इन दिनों सड़क पर हैं। गांव-गांव घूमकर न सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बल्कि राजनीतिक जमीन को तलाशने में जुट गए हैं, वो भी बिहार में। यूपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ डॉक्टर कफील खान में जबरदस्त आक्रोश है। डॉक्टर खान 4 साल से निलंबित हैं। सिस्टम को कोसते हुए इनका कहना है कि इसे सुधारने के लिए राजनीति की मुख्य धारा में आना पड़ेगा। मंगलवार को मुजफ्फरपुर आगमन पर उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में वैक्सीन बहुत ही कारगर है। अपनी मां और पत्नी का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि वे दोनों भी कोरोना का टीका लगवा चुकी हैं और हर किसी को इसे लगाना चाहिए। डॉक्टर कफील खान ने कहा कि 4th, 5वीं, 6ठी लहर भी आ सकती है, इसलिए इस वायरस के संक्रमण से बचना है तो टीका जरूर लगवाएं। हाँ, इतनी कोशिश करूंगा कि बाबा जी को गोरखपुर भेज दूं। ये तो मेरी जो है कोशिश रहेगी। इसलिए नहीं कि मेरी जो है सस्पेंशन से कोई मतलब है, इसलिए कि 5 साल में उन्होंने उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो है एक गंदी राजनीति की है। बाकी ग्राउंड लेवल पे जो गरीब हैं वो उसी तरह से हैं और इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ जो है जाति, धर्म और उस पर बांट के लिए। गोरखपुर भेजने के लिए आप किसी पार्टी का समर्थन करेंगे? हर उस पार्टी का समर्थन करेंगे जो उनको भेजने के में वो करेगी। हो सकता है बीजेपी ही उनको घर भेजने के लिए, अभी बीच में बात चली रही थी। किसी पार्टी में भी आ सकते हैं यार, ये तो वक्त बताएगा, अभी कहा जाए। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि सिस्टम इज सो करप्ट दैट समटाइम आई माई सेल्फ फील दैट आई हैव टू कम इनटू द सिस्टम। यानी कि जो सिस्टम है वो इतना ख़राब हो गया है। पिछले 2-3 सालों से जो कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे भी एक सिस्टम का पार्ट होना पड़ेगा इसको सही करने के लिए। जरूरत नहीं पड़ रही है,
उनको भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उनको आईसीयू में वेंटिलेटर पे नहीं जाना पड़ रहा है, यानी उनके सिम्टम माइल्ड हो जा रहे हैं, कफ कोल्ड मतलब खांसी, सर्दी, बुखार, गले में खराश, पेट दर्द, उल्टी, आँखों का लाली, ये सब हो जा रही है। दूसरा आपका जो क्वेश्चन था, अच्छा वैक्सीन के बारे में ये भी बता दूं कि बहुत से कहेंगे कि जिनको शुगर की बीमारी है उनको टीका नहीं लगवाना चाहिए, तो इसके बारे में बता दूं, आपको अगर डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है, तब भी टीका लगा सकते हैं। आपको अगर हाइपरटेंशन बीपी की बीमारी है तब भी टीका लगा सकते हैं। आपको अस्थमा है तब भी टीका लगा सकते हैं। आपको किडनी की बीमारी है, डायलिसिस में तब भी टीका लगा सकते हैं। आपको लीवर का कोई प्रॉब्लम है लॉन्ग टर्म का, तब भी टीका लगवा सकते हैं। आप माँ अगर अपने बच्चे को दूध पिला रही है तब भी टीका लगा सकते हैं। और अभी 25 जून को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक गाइडलाइन इशू की है कि प्रेग्नेंट लेडी या गर्भवती महिलाएं भी टीका लगवा सकती हैं। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि होने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। लोगों के बजट पर भी असर पड़ रहा है। वहीं ऑटो चालकों ने किराया बढ़ाया है तो यात्री भी परेशान है। कई बार तो यात्रियों और ऑटो चालकों के बीच मारपीट तक की नौबत आ जाती है। इसे लेकर मंगलवार को मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ ने अनोखे अंदाज में बैरिया गोलंबर के समीप प्रदर्शन किया, जिसमें ऑटो चालकों ने रस्सी से ऑटो को खींचकर अपना विरोध जताया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को रोकने की मांग की, क्योंकि उनका कहना है कि लगातार पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन हर दिन किराया नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि यात्रियों से मारपीट की नौबत आ जाती है। ऐसे में यात्री भी काफ़ी कम बैठ रहे हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। एक तो पहले लॉकडाउन में उनकी रोजी रोटी कुछ नहीं हुई और अब बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों में परेशानी बढ़ा दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार क्या कुछ करती है और पेट्रोल डीजल का दाम ऐसे ही बढ़ता रहेगा या इस पर रोक लग सकेगी। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहा है, जिसको लेकर आज ऑटो संघ के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। सांकेतिक प्रदर्शन किया जा रहा है, रस्सी से ऑटो को बांधकर खींचा जा रहा है। आइए बात करते हैं किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से प्रतिदिन डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारे टेम्पू चालकों में और सवारियों में प्रतिदिन मारपीट हो रहा है। बार बार प्रशासन के लोग हम लोगों से कहते हैं आपका टेम्पू चालक इतना पैसा ले रहा है, इतना पैसा ले रहा है। हम लोगों ने उनको अपनी मजबूरी बताई कि भाई यहाँ तो रोज डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, हम क्या भाड़ा निर्धारित करें, क्या टेम्पू चालक चलेगा। लॉकडाउन की वजह से सवारियों की संख्या भी आधी से भी कम हो गई है, जिसकी वजह से गाड़ी मेंटेन भी मुश्किल है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज हम लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से, विरोध प्रदर्शन के माध्यम से उनको बताना चाहते हैं कि आपके कारण आपकी सरकार कहती है गरीबों को हम रोजगार देंगे, जो रोजगार हमारा है वो भी रोजगार हमसे छीना जा रहा है। हम लोग रोड पर आ गए हैं, भुखमरी में आ गए हैं। टेम्पू चालक का परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। इन्हीं सब शब्दों को लेकर आज हम लोग टेम्पू चालक लोग विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को जगाने का और बताने का कार्य कर रहे हैं। सरकार अगर डीजल पेट्रोल पर अंकुश नहीं लगाए तो हम लोग अपने आंदोलन को चरबंद बढ़ाते हुए आगे करेंगे। क्या परेशानियां आ रही है? डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से बहुत परेशानी आ रही है सवारी में और हमारा टेम्पू चालक में, दोनों में झगड़ा। तो जहाँ पर सवारी उतारते हैं वहाँ पर झगड़ा का नौबत आ जाना है। टेम्पू चालक कहता है कि भैया 1 रुपया बढ़ा लेते हैं, सवारी कहता नहीं बढ़ने देंगे। फिर उसको बताया जाता है कि भाई डीजल का दाम बढ़ गया। यहाँ तो बात ये है कि यहाँ ऊपर से हाई लेवल से इतना प्रेशर है लोगों का कि लोग समझने को तैयार नहीं। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि अविलंब डीजल पेट्रोल के दाम को बढ़ाया जाए। और दूसरा हमारा जो मांग है, रेलवे स्टेशन पर जो ठेकेदार द्वारा हमारे टेम्पू चालक पर जो शोषण हो रहा, जो प्रति फेरा 40 रुपये टिप वहाँ ले रहे हैं, जिसके कारण सवारी से वहीं पर 40 रुपया दिवा दे रहा है ठेकेदार को। और टेम्पू चालक जैसे ही स्पॉट पर उतारते हैं सवारी को, वहाँ झगड़ा होने लगता है। बस हम तुरंत मांग करते हैं जिला प्रशासन के कि रेलवे स्टेशन का मामला तुरंत सुलझे, और नहीं तो हम लोग रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन करेंगे, वहाँ चक्का जाम करेंगे गाड़ी को। मंगलवार को जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने 1 जुलाई से शुरू होने जा रहे महा टीकाकरण अभियान के तहत मुरौल प्रखंड कार्यालय में सभी वरीय पदाधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों सहित मुरौल प्रखंड के तमाम मुखिया के साथ बैठक की। बैठक में 1 सप्ताह के अंदर पूरे मुरौल प्रखंड के सभी आयु वर्ग के लोगों को संपूर्ण टीकाकरण करने का टास्क जिलाधिकारी ने दिया। उन्होंने इसका मोटो लॉन्च करते हुए कहा कि 1 वीक मुरौल कंप्लीट का नारा दिया गया है। इस टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए जागरूकता रथों को भी उनके द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि इस महा टीकाकरण अभियान से
मुरौल बिहार का दूसरा और मुजफ्फरपुर का पहला प्रखंड बन जाएगा, जहां के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन का टीका दे दिया जाएगा। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने बूढ़ी गंडक नदी के तटबंधों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत तटबंधों के सुदृढ़ीकरण को लेकर अभियंताओं को निर्देश देते हुए उन्होंने जल्द से जल्द रैनकट को ठीक करने का आदेश भी दिया। देखिए, जैसा कि आपको मालूम होगा कि कोविड टीकाकरण को लेकर के जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रयास चल रहा है। इस क्रम में आज जिलाधिकारी महोदय जिला प्रशासन के सारे पदाधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ मुरौल पहुँचे। मुरौल प्रखंड कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें एक रूपरेखा बनाया गया, एक स्ट्रैटेजी बनाई गई कि एक सप्ताह के अंदर मुरौल को 100% टीकाकरण से आच्छादित कर देना है। इसी बाबत एक महत्वपूर्ण बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वहाँ पे की गई है। 1 तारीख से अभियान शुरू होगा और इस अभियान का स्लोगन जो है वो है 1 वीक मुरौल कंप्लीट। इसी स्लोगन को मूर्त रूप देने के लिए जो हमारा टारगेट किया गया है, तो जिलाधिकारी ने सारे पदाधिकारियों को निर्देशित किया है। आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका केयर, यूनिसेफ तथा अन्य जो भी स्टेक होल्डर हैं उनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। हम समझते हैं कि मुजफ्फरपुर का यह पहला ज़िला होगा और बिहार का दूसरा, मुजफ्फरपुर का पहला प्रखंड होगा और बिहार का दूसरा प्रखंड होगा जिसमें 100% लोगों को कोविड टीकाकरण से आच्छादित कर दिया जाए। मंगलवार को डेन न्यूज द्वारा प्रमुखता से दिखाई गई खबर मिठनपुरा क्लब रोड स्थित देवी मंदिर के पास नगर निगम कर्मचारी के द्वारा नाला सफाई के दौरान स्लैब तोड़ दिए जाने वाली खबर पर मेयर सुरेश कुमार ने संज्ञान लेते हुए मात्र 24 घंटों में ही खुले नालों पर स्लैब डलवाने का काम किया। आपको बता दें कि इस रास्ते से छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। फिलहाल कोरोना को लेकर स्कूल तो बंद है, पर मंदिर, बैंक, LIC और अपने जरूरी काम से बाजार जाने के लिए मिस्कॉट मोहल्ले का यह सब रास्ता था, जो जल जमाव होने पर बगैर स्लैब के किसी भी हादसे को निमंत्रण दे रहा था। आसपास के दुकानदारों ने न्यूज को बधाई देते हुए कहा कि डेन न्यूज सिर्फ खबर नहीं, खबरों की तह तक जाता है और इस पर दिखाए गए खबर का असर भी होता है, जिसे लेकर उन्होंने डेन न्यूज की टीम को बधाई दी। सुरेश कुमार ने कहा कि उनके संज्ञान में न्यूज के माध्यम से यह मामला आया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने खुले नाले पर स्लैब डलवाने का काम किया। बहुत शीघ्र 24 घंटे के अंदर उसके लिए मेयर साहब को और नगर निगम कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद। जितना त्वरित गति से काम ही हुआ है, हमको उम्मीद नहीं था। दरअसल स्लैब मेयर साहब का ही बनवाया हुआ था और उन्हीं के द्वारा पुनः स्थापित किया गया, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से संविदा पर निकाले गए वैकेंसी के तहत मुजफ्फरपुर में संविदा पर बहाल स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली रद्द किए जाने के मामले को लेकर संविदा कर्मियों ने अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय को पूरे मामले से अवगत कराते हुए पत्र भिजवाया है। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि 3 महीने के लिए संविदा निकालकर इन लोगों की बहाली की गई थी, जिसे बाद में रद्द किया गया। दोबारा फिर इन लोगों की ज्वाइनिंग कराई गई और फिर से रद्द कर दिया गया। इस पूरे मामले से प्रधानमंत्री को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है। देखिए, अभी कोविड-19 को लेकर के लगभग 780 ANM ड्रेसर से लेकर के मानव बल समेत कई की नियुक्तियां मुजफ्फरपुर सिविल सर्जन के द्वारा बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के आदेशानुसार किया गया था और उस नियुक्ति के बाद बहुत अच्छे स्तर से कोविड को कम करने में इन लोगों का योगदान रहा। उसके बाद कई तरह का आरोप लगा करके और सिविल सर्जन के द्वारा यह कहते हुए कि कोविड-19 का स्थिति अब सुधर रहा है, ठीक हो गया है, प्रेशर में आकर के DM और बड़े अधिकारी को, इन सभी को निरस्त कर दिया गया। जो नियुक्ति की गई थी मानव बल का काम करने के लिए, उसको निरस्त कर दिया गया। इसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिख करके हम लोगों ने उनको अवगत कराया है कि 780 जो कि बेरोजगार थे, जो जान जोखिम डाल करके अपना कार्य कर रहे थे, उनको बेवजह इस पद से हटाया गया है, जिसके कारण कोविड का जो स्थिति सुधर रहा था वह और भयावह हो गया है। तीसरा लहर आने वाला है और आपका यह कहना है, निर्देश है कि तीसरे लहर को बचाव के लिए पहले से तैयारी करना है। यहाँ तैयारी के बजाय जो कार्य करने वाले लोग थे उनको मुक्त
करके और हटाने का कार्य किया गया है। इसी से अवगत कराते हुए माननीय प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें सारी तथ्यों को रखा गया और कहा गया है कि इस पर अविलंब एक्शन ले, ताकि कोविड पर भी अंकुश लगाया जा सके और जो इसका फैलाव हो रहा है उस पर रोक लगाया जा सके। इसके साथ ही जो 780 बेरोजगार युवक युवतियां हैं उनको भी रोजगार प्राप्त हो सके। जिला जनता दल यू प्रकोष्ठ के द्वारा मंगलवार को पुरानी बाजार स्थित स्वर्गीय मुन्नी देवी स्मृति खत्री भवन में जिला कार्यकारिणी गठन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रेडर्स प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अनुभव मुकेश मेहता के द्वारा जिला कमेटी और प्रखंड कमेटी की घोषणा की गई। साथ ही सभी को नियुक्ति पत्र दिया गया। मौके पर प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष अश्विनी खत्री, प्रदेश सचिव रंजीत सहनी, राशि खत्री सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। आज हमारे ट्रेडर्स प्रकोष्ठ की ओर से जिला कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें जिला कार्यकारिणी और 16 प्रखंड अध्यक्षों का नियुक्ति हुआ है। सबों को सम्मान देते हुए उनको लेटर दिया गया है कि वो आगे पूरे निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का काम करे। सभी सदस्यों से हमारा यही अनुरोध है कि वो माननीय नीतीश कुमार जी के अनुसरण में पार्टी को और मजबूत करे और उसको आगे बढ़ाने का काम करे। हमारे जिला जनता दल के ट्रेडर्स प्रकोष्ठ के अनुभव मेहता जी जिला अध्यक्ष हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ और बहुत ही जल्द कम समय में इन्होंने जिला के कमेटी गठन करते हुए प्रखंड कमेटी के आज प्रखंड अध्यक्षों को अपना लेटर दिए हैं और जिला कमेटी की घोषणा की है। इसके लिए इन्हें बहुत बधाई, क्योंकि इतना कम समय में इन्होंने इस तरह से ट्रेडर्स प्रकोष्ठ के कमेटी को बनाकर मजबूत बनाने का काम किए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस तरह के कार्यकर्ताओं अनुभव मेहता के नेतृत्व में ट्रेडर्स प्रकोष्ठ काफ़ी मजबूत होगा और जो इन्हें जवाबदेही दिया गया है वो जन जन तक ट्रेडर्स प्रकोष्ठ के द्वारा पहुँचाने का काम करेंगे। मंगलवार को बिहार छात्र संघ के सदस्यों ने स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षा समय पर लेने और छात्राओं के कन्या उत्थान की राशि को लेकर बिहार विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को मांग पत्र सौंपा। संघ के जिला उपाध्यक्ष निहाल कुमार सिंह ने बताया कि 2016 से 2019 सत्र की कन्या उत्थान की राशि अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। साथ ही परीक्षा समय पर लेने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। परीक्षा नियंत्रक ने जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। आज बिहार छात्र संघ बिहार यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम कंट्रोलर संजय सर से मिलकर 19 से 22 वाले सेशन का जो एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है पार्ट 1 का, बहुत देरी हो रही है यहाँ पर, तो उसी के लिए आए थे हम लोग। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम बोले 3 दिन में रिजल्ट देंगे, तो उनसे हम लोग आशा की है कि जल्द से जल्द रिजल्ट जल्दी दे और एग्ज़ाम को टाइम टू टाइम ले। और सेकेंड DSW अभय सर से मिले हैं, उसके बाद मिलकर उनसे ज्ञापन सौंपे हैं। ज्ञापन सौंपने के बाद उनको कन्या उत्थान योजना 19 से 22 सेशन वाले का अभी तक कुछ बच्चे को 16 से 19 सेशन वाले को कुछ बच्चे को अभी तक नहीं मिली है, तो उनसे अनुमति लिए है हम लोग करने के लिए जल्द से जल्द उनको कन्या उत्थान योजना दिया जाए। मंगलवार को राष्ट्रीय जनजन पार्टी के बैनर तले दर्जनों कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय के धरनास्थल पर जिले के औराई और अहियापुर थाना प्रभारी को निलंबित करने को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार भी मौजूद थे। जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने आरोप लगाते हुए बताया कि औराई और अहियापुर थानाध्यक्ष जाति सूचक शब्द का उपयोग करते हैं, साथ ही लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी देते हैं और यह पिछले कई महीनों से चल रहा है, जिसे लेकर आज हम मजबूर होकर यहाँ धरना देने आए हैं। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो सड़कों पर उतरा जाएगा और अपना अधिकार छीना जाएगा। कि आज हम लोग मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि जब पुलिस प्रशासन से जब भरोसा लोगों का उठ जाता है, तब मजबूरन इस बरसात के मौसम में लोगों को धरना स्थल पर बैठना पड़ता है। विगत कई महीनों से औराई थाना प्रभारी और अहियापुर थाना प्रभारी के बारे में लगातार शिकायतें मिल रही है कि वो जातिवादी मानसिकता के व्यक्ति हैं। खास जाति विशेष के लोगों के साथ में अभद्र व्यवहार करना, उनके साथ गाली गलौज करना, उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाना, ये उनका मुख्य पेशा है। और हाल की एक घटना है, सरपंच पति के द्वारा शराब माफियाओं के खिलाफ
शिकायत करने पर थाना प्रभारी को उल्टा इन पर SC/ST एक्ट लगाया गया, इन्हें जाति सूचक गाली दी गई, इन्हें इनके जाति वालों की औकात बताने की बात की गई, जिसकी लिखित शिकायत इन्होंने SP महोदय को की है। मीडिया बंधुओं ने भी उसको अपने स्तर पर छापा है, लिखा है, लेकिन 72 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक उस भ्रष्ट पदाधिकारी पर, उस जातिवादी मानसिकता वाले पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं। तो आज हम जिलाधिकारी महोदय के समक्ष बैठे हुए हैं धरना स्थल पर और उनसे मांग करते हैं कि इस प्रकार के मानसिकता वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध जितना जल्दी से जल्दी हो सके न्याय संगत कार्रवाई कीजिए, विधि सम्मत कार्रवाई कीजिए, उनका निलंबन कीजिए। मुजफ्फरपुर में इस साल पहली बार 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया जाएगा। इसको लेकर पूरी जानकारी एडिशनल जिला जज राजीव रंजन सिंह ने दी। इस अदालत में बिजली संबंधित समस्या, मैट्रिमोनियल, क्रिमिनल संबंधित केस देखे जाएंगे। राजीव रंजन सिंह ने कहा कि जो व्यक्ति बैंकों से लोन लिए हुए हैं वो भी चाहेंगे तो इस संबंध में बात कर सकते हैं। साथ ही कहा कि इस बार हम लोग मोटर व्हीकल्स केसेस भी देख रहे हैं। ये भी कहा कि हम लोग चाहते हैं कि उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा केसों का निपटारा कर सके और लोगों को इसका लाभ मिले। जब उनसे पूछा गया कि ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन, तो उन्होंने कहा कि अब भी बहुत मोबाइल से नहीं जुड़ पाते हैं, इसलिए इस बार दोनों मोड रहेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर कोई किसी केस को बंद करना चाहता है तो क्या कर सकता है, क्या उपाय है, इसकी भी पूरी जानकारी दी। 10 जुलाई 2021 को इस साल में पहली बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो है मुख्य रूप से बिजली से संबंधित वाद, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, क्रिमिनल कंपाउंडिंग ऑफेंसेस और NI एक्ट चेक बाउंसिंग केसेस, ये मुख्य रूप से रहेंगे। इसके अलावा जो है लिटिगेशन में आपको जो है बैंक में जो लोन संबंधित जिन्होंने लोन लिया हुआ है वो भी चाहे तो बैंक जाकर उस केसेस को निपटारा कर सकते हैं। बात करके जो भी एक मसौदा तैयार करेंगे, कितने रुपया में वो देना चाहते हैं, बैंक कितना लेना चाहता है, इस बीच की जो कड़ी होगी उसमें हम लोग प्री सीटिंग करके उसमें उनको मदद कर सकते हैं, एक रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। तो ये है। इसके अलावा एक आपका जो होता है ये मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम से संबंधित केसेस को भी हम लोग इस पर टेकअप कर रहे हैं, पहले भी होता रहा है। और इस तरह से जो है हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम केसों का निपटारा हो उस दिन, और मुजफ्फरपुर जैसे कि जो है अधिकांश लोगों को इसका लाभ मिले। ये ऑफलाइन हो गया या ऑनलाइन होगा? ये इस बार जो हम लोग जो है पिछली बार जो दिसंबर 2020 में हुआ था उसमें प्रयास था कि ऑनलाइन हो पूरा का पूरा, लेकिन जो हम लोग का अनुभव रहा कि बहुत लोग अभी भी जो है ऑनलाइन प्रक्रिया से नहीं जुड़ पाते हैं, या उसका रीजन है कि उनके पास मोबाइल का नहीं होना, या मतलब उतना टेक्नोलॉजी से मतलब रूबरू नहीं होना। तो इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन भी जो होना होगा ऑनलाइन भी हो जाएगा, और जो ऑनलाइन नहीं हो पाएगा उसको फिजिकल भी करेंगे। मतलब मोड मिक्स्ड रहेगा इसमें, मतलब जो है किसी भी मोड से हम लोग कर सकते हैं। ये हम लोग पर डिपेंड करता है और परिस्थिति पर डिपेंड करता है। जिसको सेटलमेंट करना है वो कैसे कांटेक्ट करेगा? या फिर देखिए इसमें सबसे पहले बात है जो केसेस कोर्ट में लंबित है, व्यक्तियों को सबसे पहले टिकट को जाना होगा उस न्यायालय में। उस न्यायालय में अपनी इच्छा जाहिर करनी होगी कि हम अपनी बात का निपटारा चाहते हैं। अगर दोनों पक्ष साथ में आए हैं तब तो बहुत दिक्कत नहीं है, दोनों को बिठाकर वो न्यायालय जो प्रोसीडिंग करके कि इसका निपटारा कैसे बताएंगे उसको, उनके टर्म एंड कंडीशन पर उस मुकदमा का डिस्पोजल हो जाएगा। समस्या वहाँ आएगी जहाँ एक पक्ष आएंगे दूसरा पक्ष नहीं आएगा। उस केसेस में हम लोग ये कर रहे हैं कि एक नोटिस की व्यवस्था किए हैं कि अगर दूसरा एक पक्ष कहता है कि हम करना चाहते हैं, दूसरे पक्ष को नोटिस या तो उनके मोबाइल से या फिर किसी थाना से या हमारे जो स्टाफ है उनके माध्यम से वहाँ तक सूचना पहुँचाएंगे। कुछ दिन पहले सैयद मोहम्मद शबीम काजिम के द्वारा केबीएन स्कूल पर दिए गए बयान पर मंगलवार को कारर साहिब की बाढ़ी स्थित मौलाना असद यावर के निवास पर मोहल्ला कमरा के केबीएन स्कूल के निदेशक सैयद राहत हुसैन मुबारक ने कहा है कि केबीएन स्कूल मेरी निजी संपत्ति है और इस पर किसी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है और उनके लगाए गए हुए सारे आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं। कोरोना काल के कारण 16 महीने से स्कूल बंद पड़ा है। ये एक खास इंग्लिश मीडियम स्कूल है।
स्कूल किसी खास समुदाय के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि हर समुदाय के बच्चे इस स्कूल में आकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। विगत कुछ वर्ष पूर्व मुझ पर काजी शबीब ने दबाव डाला कि आप अपने इस स्कूल में सिर्फ मुस्लिम बच्चों को ही शिक्षा दें, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी है, इसलिए कि कोई भी शिक्षा संस्थान सभी धर्मों और जाति के लिए होता है। 24 तारीख को शबीब काजिम ने अपने घर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें उन्होंने हमारे केबी स्कूल पर गलत और बेबुनियाद बातों का इल्ज़ाम लगाया। इसी सिलसिले में मैंने भी सोचा कि इसी आपके ज़रिए से मैं जो है लोगों को बता दूं, दुनिया को बता दूं कि उनके जितने भी सारे बुनियाद लगे जो ये लगाए इल्ज़ाम लगाए हुए हैं सारे बेबुनियाद हैं। रजिस्ट्री हमारे नाम में है, हमारी पत्नी के नाम में है, और वो ये समझ रहे हैं कि ज़मीन जो है वो पता नहीं क्या बेचने उचने का भी आरोप लगाया नहीं, बेचने का जो कोई आरोप है ही नहीं। स्कूल तो 16 महीने से बंद है कोविड-19 की वजह से, तो इसको बेचने का क्या सवाल है? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम क्यों बेचें? एक चीज़ मुझे बताइए, स्कूल से हमारी रोजी चलती है, रोटी चलती है, मतलब कि हमारी इनकम है, तो हम उसको क्यों बेचेंगे? जब हमको एक इनकम आ रहा है उससे, तो उसके बेचने का क्या सेंस है? और अगर मतलब अभी जस्ट एज एन एग्जाम्पल, अगर मुझे बेचना होगा तो मुझे उनसे परमिशन लेनी होगी। ये मेरी अपनी निजी प्रॉपर्टी है, खरीद की हुई प्रॉपर्टी है, और हम जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे बेच देंगे। उनको कोई राइट ही नहीं है, किसी को कोई राइट नहीं है। हाई कोर्ट ने केस ट्रांसफ़र किया, अगर आप चाहेंगे तो मैं पेपर आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ ट्रिब्यूनल में, चूँकि ये ट्रिब्यूनल की चीज़ है। ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया है एडमिनिस्ट्रेशन को कि उसको 45 दिन के अंदर खाली कराइए। हम लोगों ने मैक्सिमम टाइम अप्रोच किया एडमिनिस्ट्रेशन को खाली कराने के लिए, लेकिन कुछ क्या बात है जो खाली नहीं हो पा रहा है, और हम लोग फिर अप्रोच करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को कि इसको खाली कराया जाए। इसके लिए भी हम लोग बहुत जल्दी एक्शन में आने वाले। तो मैं बताऊं कि महल्ले में किसी का मकान बन रहा है, वो ज़मीन आज से 50 साल पहले बिक चुकी है, उसमें जाके वो क्या कहते हैं कि अपनी जो है क्या कहते हैं दादागिरी करते हैं, तो क्या कहते हैं, मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे इसलिए मैं कह रहा हूँ, जाके वहाँ उसको रोकवा देते हैं। तो ये सब चीज़ें उनकी हैबिट बन चुकी है। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि इसको ये कीजिए, एक आदमी 10 साल से कुछ लोगों को पाले हुए है, पैसा देता है उनको, उसके पास कहाँ से पैसे आ रहे हैं? 10 साल हो गए, 10 साल पीरियड जो है वो एक जोक नहीं है। लोगों को जो पैसा वो देता है वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से आ रहे हैं पैसे? इस चीज़ को मेरी क्या कहते हैं प्रार्थना है इनसे, एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से, कि इसकी ये देखें इसके अंदर क्या बात है। सूबे के मुखिया की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आवंटन तो किया जाता है, लेकिन धरातल पर सही से काम होता नहीं दिख रहा। आपको बता दें कि बिहार में अभी सही से मानसून की शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का हाल ऐसा है कि कहीं कहीं सड़क जर्जर स्थिति में है तो कहीं कहीं अब तक पूरा नहीं हुआ। वहीं बारिश के दिनों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना विभाग से लगभग 1,76,00,000 की लागत से सकरा प्रखंड के रामपुर कृष्णा पंचायत में मधेपुरा से फतेहपुर टोला तक लगभग 2.7 किलोमीटर में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, और साल भर बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। जहां सड़क बन चुकी है वहां कहीं कहीं जर्जर स्थिति बन गई है। अगर समय रहते इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो कोई बड़ी दुर्घटना संभव है। खैर, अब देखना यह है कि संबंधित अधिकारी इस पर क्या संज्ञान लेते हैं। बना था ये साल भर पहले बना था, रोड टूट गया पूरी तरह से, बहुत जगह टूटा हुआ है, बहुत जगह मैंने कम टूटा है, ये सब ज्यादा टूटा है। अच्छा, क्या है रोड का स्थिति? रोड का स्थिति तो बहुत बुरा हाल है कि देखते हैं कि सब ढह बना गया, इतने बारिश से सब इधर उधर गिट्टी उड़ गया, पूरा तरह से रोड टूटा हुआ है। पूरा टूटा हुआ है। कुछ पूरब साइड वाला रोड अभी बनबो नहीं किया है। कहाँ का रोड अभी नहीं बना है? फतेहपुर वाला। अच्छा, ये कौन सा गांव हो गया? ये तो हरपुर है। स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी काकोरी कांड के नायक महान देशभक्त अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की 120वीं जयंती पर नागरिक मोर्चा के द्वारा छाता चौक स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मारक पर जयंती समारोह का आयोजन किया गया।
जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, रमेश प्रसाद सहित उपस्थित मोर्चा के सदस्यों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। काकोड़ी कांड के महानायक, महान देशभक्त अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की जयंती पर आज नागरिक मोर्चा लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मारक स्थल पर महान देशभक्त को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ और काकोड़ी कांड को अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर लाहिड़ी ने काकोड़ी कांड को अंजाम दिया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।